नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यसभा के विषय में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, मूल कर्तव्य पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज इस कड़ी में हम राज्यसभा पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा की। देखिए, अगर आप उज्जवल जीके पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। राज्यसभा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट पर जाकर रीट की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, संसद का गठन होता है तो सबसे पहले संसद का गठन जो होता है वो तीन जो है लोगों से, आप कह लीजिए तीन जो है मेन चीज़ों से गठन होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा तो नाम से पता लग रहा है, लोगों की सभा या लोगों का सदन। राज्यसभा जो होता है ये होता है राज्यों की परिषद और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर जो है संसद का गठन किया जाता है। हाउस ऑफ पीपल कहलाता है तो हाउस ऑफ पीपल कहलाता है आपके लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाता है तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो कहलाता है आपके राज्यसभा। ठीक है, एक बार पुनः देखिए, संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होता है। हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं राज्यसभा को। 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत जिस राज्य परिषद का गठन किया गया था, 23 अगस्त 1954 को उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका नाम चेंज करके राज्यसभा किया गया था, जो कि द्वितीय सदन भी कहलाता है। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत राज्य परिषद का जो गठन किया गया था उसका नाम चेंज करके 1954 में राज्यसभा कर दिया गया। संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदन, स्थायी सदन या विद्वानों का सदन कहलाता है तो ये राज्यसभा कहलाता है। द्वितीय सदन भी कहलाता है और संसद का उच्च सदन भी कहलाता है। निम्न सदन आपके हो गया लोकसभा, ठीक है, और वरिष्ठ सदन भी कहलाता है, स्थायी सदन भी कहलाता है और विद्वानों का सदन जो है ये भी कहलाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन सीनेट किस देश का है, तो सीनेट जो है वो यूएसए का है। ठीक है, ये जो है सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, पूरे विश्व में। विश्व का सबसे कमजोर या पंगु सदन जो द्वितीय सदन है वो कौन सा है, वो लॉर्ड सभा है। कौन सा है, लॉर्ड सभा है। और ये किस देश का है, तो ये है आपके ब्रिटेन का। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन यूएसए का है और विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है ब्रिटेन का। राज्यसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, तो वो हुआ है 3 अप्रैल 1952 को। अच्छा, एक चीज और, जो भारत का द्वितीय सदन है वो क्या है, वो सीनेट से तो क्या है, कमजोर है और लॉर्ड सभा से क्या है, मजबूत है या उच्च है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल जो है 1952 को हुआ था और ये चीज बताती है अनुच्छेद 80 के तहत इस बात का पता लगता है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं 250 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, तो 245 हैं। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं, तो 238 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो है 233 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, फिलहाल 245 हैं। केंद्र शासित में अधिकतम जो है वो 238 निर्वाचित हो सकते हैं और फिलहाल कितने हैं, 233। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो 238, फिलहाल 233 हैं।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो सदस्य मनोनीत करता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये जो सदस्य होते हैं ये साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, या कोई समाज सेवा जो है उसके क्षेत्र से हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, वहां से भी ये लोग हो सकते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों के कानून को किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य रखने का काम किया था वो आयरलैंड ने किया था, और राज्यसभा ने जो है मनोनीत सदस्यों को आयरलैंड से लिया है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो 10 लाख पर एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया जाता है, वो राज्यसभा में आता है, तो याद रखिएगा। और अगर आप बात करें लोकसभा की, वहां पर 5 लाख पर एक आता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो यूपी देखिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व रखता है, 31 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में हैं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रतिनिधित्व जो ज्यादा है वो यूपी का है, और यूपी से जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं वो 31 आते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 10 सदस्य हैं, उड़ीसा की बात करें तो अधिकतम 10 सदस्य हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने सदस्य चुनकर आते हैं राज्यसभा में? 10 आते हैं। यूपी के कितने हैं? ये सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला है क्षेत्र, 31 सदस्य आते हैं। राज्यसभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए इन सब से जो है एक एक सदस्य ही आता है। गोवा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और मिजोरम और सिक्किम राज्य है। इनसे एक एक सदस्य का चुनाव जो है किया जाता है। परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत गठित परिसीमन आयोग ने भारत के सभी राज्यों में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संसदीय व विधान मंडल के क्षेत्रों में परिसीमन किस आधार पर किया है? तो देखिए सन 2001 की जनगणना के आधार पर जो है ये परिसीमन जो है वो किया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आती है ये कि परिसीमन है क्या चीज़। देखिए परिसीमन आयोग जो है सबसे पहले 1952 में गठित हुआ था, उसके बाद 1962 में, फिर 1973 में, और उसके बाद 2002 में हुआ था। देखिए परिसीमन जो आयोग है आपका, ये क्या है, भारत सरकार के द्वारा अधिनियमित किया गया आयोग है, और इसकी जो अधिसूचना देता है वो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है अधिसूचना इसकी गठित होने की? तो राष्ट्रपति देता है, और राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि निर्वाचन जो क्षेत्र हैं उनकी सीमाएं निर्धारित करना, उसका काम आयोग करता है, परिसीमन आयोग। इसके अलावा जो सीटें होती हैं चुनावों के लिए उसकी संख्या का निर्धारण करना, ठीक है, ये और जनगणना के आधार पर ये सब करना, ये सारी चीज़ें जो है परिसीमन आयोग जो है वो देखता है। और परिसीमन आयोग जो आपका अब बना है 2002 का, और इसने क्या है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संसदीय और विधानमंडल के क्षेत्रों में परिसीमन जो है 2001 की जनगणना के आधार पर लगाया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सर्वाधिक कितने सदस्य राज्यसभा में आते हैं? तो राज्यसभा में 3 सदस्य यहाँ से आते हैं। ठीक है, पुदुचेरी की बात करें तो वहां से 1 लिया जाता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। संसद सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन किस में किया गया है? तो देखिए इनका वर्णन जो है 84 में किया गया है। और अगर हम निर्योग्यताओं की बात करें तो उसका वर्णन अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102 में किया गया है। संसद सदस्यों की जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन 84 में है, और निर्योग्यताओं का वर्णन जो है 101, 102 में है। संसद सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल की एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, दिवालिया पागल अपराधी नहीं होना चाहिए, किसी अन्य सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, और मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए।
राज्यसभा, राज्यसभा कैसा सदन है? एक तो वो स्थायी सदन है, पहली बात। दूसरी 6 साल का कार्यकाल होता है। उधर लोकसभा की बात करें तो उसका 5 साल का कार्यकाल होता है। इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। और इनके जब इनके सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनके स्थान पर 1/3 सदस्य जो है नए सदस्यों का चुनाव जो है वो कर लिया जाता है। संसद में संविधान के संघीय स्वरूप फेडरल स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्यसभा करती है संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। जो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है और न तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है और न ही ये लोकसभा का सदस्य होता है। अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो उसका लोकसभा का सदस्य होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर दोनों का सदस्य ये नहीं होता। राज्यसभा, अगला प्रश्न आता है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव किया जाता है वो राज्यसभा सदस्यों के द्वारा अपने बीच में से ही किया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति है और उसके अलावा जो ये 5 साल का इसका कार्यकाल होएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटें संविधान की किस अनुसूची में दी गई हैं? चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों को जो आवंटित सीटें हैं वो बताई गई हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो ये देखिए जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्य और संघीयों के जो विधानसभा सदस्य हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा और राज्य और संघों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? देखिए 2 बार होता है, लेकिन दोनों जो आपके दो बार जो अधिवेशन या सत्र बुलाया जाता है उसमें 6 महीने का अंतर जरूरी होता है, यानी कि साल में 2 बैठकें जरूरी होनी चाहिए और दोनों में 6 महीने का अंतर जो है वो जरूरी है। राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति के लिए सदस्य संख्या कितनी होती है? अगर हम सदस्य देखें तो 25 सदस्य जरूरी है राज्यसभा का, मतलब जो बैठक बुलाने के लिए, और कुल सदस्य का अगर संख्या देखें तो 1/10 होना चाहिए। राज्यसभा के सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। ये जो चीज़ बताई गई है 5 साल की, ये बताई गई है 89 अनुच्छेद में। राज्यसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना किसके अधिकारों में आता है? यानी कि राज्यसभा के सत्र को बुलाना और फिर उसको जो है समाप्त करना किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के जो है अधिकारों के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की जो बैठक है उसको स्थगित करने का अधिकार कौन रखता है? राज्यसभा की बैठक को जो स्थगित करने का अधिकार रखता है वो राज्यसभा का सभापति रखता है। देखिए सत्रावसान तो कौन करेगा? सत्रावसान तो करेगा राष्ट्रपति, और स्थगित करने का काम कौन करेगा? तो राज्यसभा का सभापति। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति निहित है, तो राज्यसभा के पास जो है इसको हटाने की शक्ति जो है निहित है। ये चीज़ कहाँ पर पता लगती है? तो अनुच्छेद 61 में पता लगती है। राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण का कार्य राज्यसभा के एकाधिकार में आता है, ठीक है। राज्य सूची पर विषय पर जो कानून का निर्माण है वो राज्यसभा के एकाधिकार में आता है। देखिए आपके अनुच्छेद है 249। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यसभा जो है किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी और उस पर बाद में संसद कानून बनाएगी, ठीक है। राज्यसभा क्या करेगी? किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी, फिर उस पर संसद जो है वो क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। तो ये कानून निर्माण का एक अधिकार जो है वो कौन करता है? राज्यसभा के एक अधिकार में होता है।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन व समाप्तिकरण का एकाधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। देखिए जो IPS है, ठीक है, IPS है, IAS यानी कि जो प्रशासनिक सेवा है, ये दोनों जो थी ये 1900 आज़ादी से पहले की थी, ठीक है। और 1966 में क्या हुआ, आपके IFS यानी कि जो भारतीय वन सेवा है उसको राज्यसभा ने जोड़ा है। तो इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, समाप्तिकरण का एकाधिकार राज्यसभा के पास है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों के लिए रोक के रख सकती है। देखिए इस विधेयक यानी कि जो धन विधेयक होता है, इस पर अधिकार किसका होता है? इस पर अधिकार, पूरा अधिकार जो है वो लोकसभा का होता है। 14 दिनों से ज़्यादा ये रोक नहीं सकती, ठीक है। और साथ ही जो लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो आपातकाल की घोषणा का काम कौन करता है? तो वो भी राज्यसभा करती है। अगर लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा क्या करती है? घोषणा करती है आपातकाल की। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर जम्मू कश्मीर से निर्वाचित सदस्यों की गणना अब कहाँ पर की जाएगी? तो देखिए जब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है तो जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी गणना की जाएगी, यहाँ से जो निर्वाचित सदस्य आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण 35 प्रश्न हैं वो हमने देख लिए हैं। इससे बाहर रीट में, पटवार में आपका कोई भी प्रश्न जो है नहीं जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।